इवोल्यूशन। बच्चों न्यू चैप्टर है इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? बच्चों ये तो जरूर है कि आज जैसा आप देख रहे हैं, आज आप जो जिस वर्ल्ड को देख रहे हैं, जिन लिविंग बीइंग्स को देख रहे हैं, वो एज सच नहीं थे ओरिजिन के समय। तो उनमें इतने हजारों लाखों सालों के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके हैं और कई सारे चेंजेस हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, म्यूटेशंस हुए हैं। और आज के वर्ल्ड को आप जिस वर्ल्ड को देख रहे हैं वो काफी चेंजेस के बाद ऐसा इवोल्व हुआ है। तो ये बहुत ही स्लोली हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगे हैं। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? द स्लो चेंजेस विद टाइम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्लो चेंजेस विद टाइम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इन स्लो चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट रहता है लाइफ। बच्चों लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ बच्चों कई सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कई सारी जो एक्टिविटीज हैं उनके बर्थ से लेकर डेथ तक की, तो इन सबको कंबाइंडली हम लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, कैसे लिविंग बीइंग का ओरिजिन हुआ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आवर यूनिवर्स की। यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड को, इस पूरे सृष्टि को हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर बच्चों कितने सारे प्लेनेट्स हैं? 8 प्लेनेट्स हैं, सन है, इसके अलावा और भी कई सारी कैलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्स कैसा बना, किस तरीके से बना, इसको समझने के लिए हम कुछ थ्योरीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? ये किसने दी? एबे लेमेटर। एबे लेमेटर। बच्चों बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया कि पूरे यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ है एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से हुआ है। एक बड़ा धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ और उससे कई सारी बॉडीज, कैलेशियल बॉडीज बनी और पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया। सेकंड लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायग्राम तो जरूर इसमें मैं मानूंगा कि कम है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे बना कि जितनी भी जो कैलेशियल बॉडीज थी उनके सेंटर में सन का ओरिजिन हुआ, सन का फॉर्मेशन हुआ और उसके ग्रेविटेशन से जो है चारों और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे एक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर चेंजेस आते गए और वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट लेते हैं अपन चेंजेस ऑन अर्ली अर्थ। थर्ड लेते हैं चेंजेस ऑन अर्ली अर्थ। बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो इनिशियल जो अर्थ ओरिजिन हुई वो एक गैस के गोले के फॉर्म में थी, एक गैस के स्फीयर के फॉर्म में थी। धीरे धीरे वहां पर टेम्परेचर डाउन गया और टेम्परेचर डाउन जाने से जो लिक्विड फॉर्म में थे मैटर वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड फॉर्म के अंदर। और जहां जहां वो मैटर नहीं रहा तो वहां गड्ढे रह गए, पिट्स रह गए और जिनके अंदर जो जब वाटर वेपर कूल हुई तो वाटर के कन्वर्ट होकर उन पिट्स को फिल करने से ओशियंस बने, सी बने। ठीक है, और धीरे धीरे और टेम्परेचर डाउन होता गया और धरती का जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल हो गया लाइफ के लिए। ठीक है, और कई सारी और भी जो गैसेज हैं उनकी आपस में रिएक्शन हुई, उनसे कई सारे और नए बायोमोलिक्यूल्स बने।
तो इस तरीके से क्या है बच्चों, जो अर्थ है वहां पर कई सारे चेंजेस होने से आज की अर्थ आप देख पा रहे हैं। अब लेते हैं कंडीशंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब लाइफ की ओरिजिन के लिए क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस कंडीशंस फॉर origin conditions for origin of life, origin of life। ओके, तो इसमें बच्चों फर्स्ट लेते हैं हम प्रीमिटिव 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 एटमॉस्फेयर primitive atmosphere of earth, primitive atmosphere of earth। second, chemicals and water, chemicals and water, energy sources, energy sources, sufficient time, sufficient time। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। कि लाइफ की ओरिजिन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए या होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर फर्स्ट बताया प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। जब पहली बार लाइफ का ओरिजिन हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था। अगर वो फेवरेबल था, वहां का टेम्परेचर कंडीशन नॉर्मल था, तभी वहां पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो ये जो टेम्परेचर फेवरेबल हुआ है ये स्लोली हुआ है, धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। सेकेंड लेते हैं केमिकल्स एंड वाटर। कि अर्थ के ऊपर वो केमिकल्स जो लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है, और वाटर, ये दो इसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि लाइफ की ओरिजिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं एनर्जी सोर्स। बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। तो एनर्जी सन से मिल सकती थी उस समय या मिली। इसके अलावा जो भी वॉल्केनिक इरप्शंस हैं वहां से भी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट लेते हैं सफिशिएंट टाइम। बच्चों किसी भी लाइफ के ओरिजिन होने के लिए बहुत ही लंबा एक ड्यूरेशन टाइम का लगता है, तो सफिशिएंट टाइम चाहिए था लाइफ के ओरिजिन होने के लिए। तो ये जो चार कंडीशंस हैं ये लाइफ की ओरिजिन के लिए जरूरी है। हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, नेक्स्ट टॉपिक है कि लाइफ का ओरिजिन हुआ कैसे आखिर। तो इसके लिए भी बच्चों अलग अलग थ्योरीज दी गई, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए। तो नेक्स्ट लेते हैं हम हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। लाइफ का ओरिजिन आखिर हुआ कैसे। आपके भी दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही होगा कि यार पहली बार जो ऑर्गेनिज्म बना होगा वो कहाँ से आया, ठीक है ना। तो ये अपन को चेक करना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये कहानी आप समझ जाएंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। बायोपोएसिस, बायोपोएसिस टर्म है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इट्स द टर्म फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसे हम कहते हैं बायोपोएसिस। अब मैं कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, और इससे ये आपको पता चल जाएगा कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। हालांकि इनमें इनिशियल जो थ्योरीज हैं वो रिजेक्ट हुई, वो प्रॉपरली सही नहीं थी, पूरी तरीके से सही नहीं थी जो इनिशियल थ्योरीज हैं।
ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट थ्योरी जो है मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये रिलीजियस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट थ्योरी क्या है? फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बच्चों ये थ्योरी धार्मिक थ्योरी है, ये रिलीजियस थ्योरी है। ये क्या है? रिलीजियस थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर ये क्या बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका फॉर्मेशन भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है, अल्लाह ने किया है, गॉड ने किया है, ठीक है ना। इस थ्योरी में ये बताया गया। और जैसे कि मैं अगर बात करूं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं, अगर मैं कुरान की बात करूं, या फिर मैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी उनकी बात करूं, तो उसमें ये बताया गया है कि धरती के ऊपर पहले जो मानव थे, जो पहले मानव थे, वो आदम एंड ईव थे। क्या थे? आदम एंड ईव थे। फिर उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया और आज की पॉपुलेशन आप देख पा रहे हैं। तो धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके अंदर ये बताया गया कि गॉड ने इस सृष्टि की, इस यूनिवर्स की रचना की है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रचना की है, उनका फॉर्मेशन किया है। हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा है उन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरे संसार को बनाया, पूरे विश्व को बनाया है, ठीक है ना। तो हिंदू धर्म ग्रंथ ये कहते हैं। और हिंदू धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी है वो ये भी कहती है कि पहले जो मनुष्य थे वो मनु एंड शारदा थे। मनु एंड शारदा वर द फर्स्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ, और उन्होंने फिर अपनी आगे परिवार को बढ़ाया। तो ये कॉन्सेप्ट, इसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नेक्स्ट लेते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ, अच्छा बच्चों एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, चलो पहले ये लिख लेते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसे हम ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। ए बायोजेनेसिस, और इसे हम ओटोजेनेसिस भी कहते हैं। ओटोजेनेसिस भी कहते हैं। ओके बच्चों, इंटरेस्टिंग है। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसमें ये भी बताया गया है, जैसे कि बच्चों मैंने कुरान पढ़ा है तो कुरान में भी बताया है, इवन जो क्रिश्चियन जो ग्रंथ हैं उनके अंदर भी ये बताया गया है कि जो अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन 6 डेज में हुआ है। ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हुआ है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 6 डेज में हुआ है। और अकॉर्डिंग टू कुरान एक जो दिन है वो 1 करोड़ ईयर के इक्वल है, ऐसा बताया गया है, ऐसा सुनने में आया, ऐसा बताया गया है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर ये चीजें एक्सप्लेन की गई। सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है या फंगाई है, उनका जो ओरिजिन हुआ है वो वेस्ट से हुआ है, कचरे से हुआ है, वेस्ट सब्सटेंसेस से हुआ है। ऐसा बताया गया कि वेस्ट सब्सटेंसेस से, कीचड़ से या गंदगी से जो है धीरे धीरे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिन नहीं होते, वेस्ट से ओरिजिन हो जाते हैं, ऐसा इस थ्योरी में बताया गया है। इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसे हम ए बायोजेनेसिस और ओटोजेनेसिस कहते हैं। और इस थ्योरी को क्लियरली रिजेक्ट भी कर दिया गया। कई सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एविडेंसेस दिए। वो एविडेंसेस क्या है? हाँ, तो पहला मैं एविडेंस बता रहा हूं आपको, रेडी, फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट है। फ्रांसिस्को
फ्रांसिस्को रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस्को रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। अब इसमें बच्चों में एक डायग्राम बना देता हूं, इजीली समझ में आएगा। बच्चों, फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 3 जार लिए। क्या लिए? 3 जार लिए और उन्होंने मीट लिया। मीट को स्टरलाइज कर लिया। स्टरलाइज आप समझते हैं कि उनको हीट करना, जिससे उनमें जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएं। तो उन्होंने स्टरलाइज कर लिया। तीनों जार के अंदर इन्होंने स्टरलाइज मीट को रख दिया। ठीक है। इसके बाद में जार ए को उन्होंने पेपर से कवर कर दिया, जार बी को उन्होंने क्लॉथ से कवर कर दिया और जार सी को इन्होंने ओपन रखा और उन्होंने कुछ समय तक इसको ओपन रखा। कुछ समय बाद ऑब्जर्व करने पर उन्होंने देखा कि जार ए के अंदर मीट के ऊपर भी किसी भी प्रकार के कोई भी एग या लार्वा नहीं पाए गए। तो बच्चों, फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया तो इस जार में भी वहां कुछ भी एग या लार्वा नहीं मिले। यहाँ भी कोई नया ऑर्गेनिज्म, लार्वा या एग नहीं मिला। लेकिन इस ओपन जार के अंदर मीट के ऊपर कुछ एग एंड लार्वा नजर आए। ठीक है। और यहाँ पर इस पेपर के ऊपर कुछ एग नजर आए और यहाँ इस क्लॉथ के ऊपर भी कुछ एग नजर आए। तो उन्होंने बताया कि कभी भी वेस्ट से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होते। जो नए ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं नए ऑर्गेनिज्म। ये उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्लियर किया, क्योंकि दोनों जार जो बंद थे वहां पर मीट के ऊपर किसी भी प्रकार के नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुए, जबकि अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वहां हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस ओपन जार के अंदर जो इंसेक्ट्स आए और उन्होंने मीट के ऊपर अपने एग दिए और उन एग में से उनके लार्वा निकले। ओके बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा। एक और साइंटिस्ट हुए बच्चों, लेजेरो स्प्लेंजेनी। ये भी इटली के थे और फ्रांसिस्को रेड्डी भी इटली के ही थे। इन्होंने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि जो एनिमल या प्लांट का जो ब्रोथ होता है, जो लिक्विड मीडिया होता है, उसको उन्होंने हीट किया, स्टरलाइज किया, हीट किया, तो उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किल हो गए और फिर उनको कवर करके कई दिनों के लिए रख दिया।
और कई दिनों बाद देखने पर भी वहां पर कोई भी नए बैक्टीरिया या नए ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस हुए। तो उससे उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, नए ऑर्गेनिज्म हमेशा पहले से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी वेस्ट से वो प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से लुई पास्चर, जो लुई पास्चर हैं, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। लुई पास्चर ने क्या किया, मैं डायग्राम बना देता हूं। बच्चों, लुई पास्चर ने क्या किया, एक लिक्विड न्यूट्रिशनल मीडिया लिया और उस मीडिया को इस फ्लास्क के अंदर रखा और फिर उसको बॉईल किया। लेकिन बॉईल करने से पहले क्या किया कि ये जो नेक है इसको उन्होंने बेंट कर लिया, इस तरीके से एस शेप में कन्वर्ट कर लिया। फिर इस लिक्विड न्यूट्रिशनल मीडिया को इन्होंने क्या किया, जिनके अंदर जर्म्स भी थे, बैक्टीरिया वगैरह थे, उनको उन्होंने हीट किया। तो हीट करने पर क्या हुआ कि सारे जो जर्म्स हैं वो किल हो गए और इनमें से कुछ जो वेपर पार्ट है, लिक्विड जो वाटरी पार्ट है, वो वेपर के रूप में इवेपोरेट हुआ और वो यहाँ से मूव हो रहा था। ठीक है ना। तो कई दिनों उन्होंने हीट किया तो ये स्टेरलाइज हो गया और यहाँ से जो वेपर निकली वो भी यहाँ तक आ गई। ठीक है ना। फिर इसको इन्होंने हीटिंग करना बंद कर दिया। तो कई दिनों बाद ऑब्जर्व करने पर देखा उन्होंने कि यहाँ जो मीडिया है वहां पर कोई भी नए जर्म्स प्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है। लेकिन जब इन्होंने हीटिंग बंद कर दी थी तो यहाँ से जो वेपर रिलीज हो रही थी वो वापस से कंडेंस हुई और उस वेपर के का कन्वर्जन वाटर में हो गया, लिक्विड में कन्वर्जन हो गया। तो उस वेपर का जो कन्वर्जन हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कई बैक्टीरिया को, कई नए ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जब इवेपोरेशन हो रहा था तो उसके अंदर भी वो जर्म्स जो है वेपर के साथ में यहाँ आए। ठीक है ना। और उनमें न्यूट्रिशनल मीडिया का भी कुछ पार्ट होगा, वो जब वापस से कंडेंस हुए तो वो वहां रह गए और वो सर्वाइव कर गए। तो इस तरीके से लुई पास्चर ने भी यही बताया कि जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा पहले से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं से वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया, यानी कि एक हार्ड रिजेक्शन हुआ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का। नेक्स्ट लेते हैं, इंटरेस्टिंग है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉस्मोजोइक थ्योरी और इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। थर्ड थ्योरी का नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी और इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, तो ये थ्योरी दी गई थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी को एक और नाम दिया गया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया और स्पोर थ्योरी। स्पोर थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और स्पोर थ्योरी। अब इस थ्योरी को समझिए बच्चों। इस थ्योरी में ये बताया गया, इसे हम कॉस्मोजोइक थ्योरी या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और स्पोर थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में ये बताया गया
कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई है वो अदर प्लेनेट से आई है। इस थ्योरी में ये बताया गया कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आए वो अदर प्लेनेट से स्पोर के फॉर्म में आए। स्पोर इस अर्थ के ऊपर गिर गए और वो जब स्पोर जर्मिनेट हुए तो उनसे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, ऐसा इस थ्योरी में बताया गया। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका रीजन ये है बच्चों, ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं अर्थ यूनिवर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं। और जब किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर कोई ऑब्जेक्ट अगर जा रहा होता है तो स्पेस के अंदर उसको कितने हार्ड फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, कितनी हार्ड कंडीशंस को फेस करना होता है। तो जब तक वो नीचे आएगा या किसी प्लेनेट पर जाएगा तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने सुना ही होगा कि कई बार कैलेशियल बॉडीज भी जो होती हैं वो जब स्पेस में मूव कर रही होती है तो अर्थ तक आते आते वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। फोर्थ थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस थ्योरी के अंदर, अच्छा, इस थ्योरी को स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं इसे। बच्चों इसके बाद जो थ्योरी मैं समझाऊंगा आपको इसके बाद में, तो वो आपको बेटर एक्सप्लेन कर देगी कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। थ्योरी ऑफ, ये सब थ्योरीज जो हैं दी गई लेकिन ये सही नहीं थी, पूरी तरीके से प्रूफ नहीं मिले इनके। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ और स्टेडी स्टेट थ्योरी में ये बताया गया कि लाइफ जैसी आज है वैसी फर्स्ट डे जब ओरिजिन हुआ था तब भी वैसी थी। लाइफ जैसी आज है वैसी पहले, हमेशा वैसे ही पहले थी और आज भी है और आगे भी वैसी रहेगी। अर्थ जब पहले ऐसी थी वैसी आज है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। जैसे ऑर्गेनिजम्स आज है वैसे पहले भी थे, आज भी है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया जो कि सही नहीं है। ओके बच्चों, तो ये इतनी सारी थ्योरीज हैं जो कि काफी हार्ड रिजेक्शन इनको देखना पड़ा। और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। अब जो थ्योरी मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इस थ्योरी को ध्यान से समझो बच्चों, और ये किसने दिया? ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने दिया, तो इसलिए इसे हम ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी कहते हैं। ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी इसे कहते हैं, ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने ये बताया कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो केमिकली हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा हुआ है। उन्होंने क्या बताया कि इनिशियली अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ की जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं थी। आपको पता ही है कि अर्थ एक गैस के गोले के फॉर्म में थी, वो धीरे धीरे से टेम्परेचर डाउन जाने पर जो लिक्विड मैटर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे जो गैसियस कंडीशंस हैं वो और नॉर्मलाइज हो गई अर्थ की, और अर्थ के फॉर्म में अर्थ कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि इनिशियल जो टेम्परेचर था अर्थ का वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस थे अधिकतर वो गैसियस फॉर्म में थे, तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर डाउन गया। अच्छा, उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर 4 गैसेस थी, मैथेन, अमोनिया, CO2 एंड वाटर वेपर। एंड वाटर भी जो था वो वेपर के फॉर्म में था इनिशियल अर्थ पर।
तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो इनिशियल अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वहां पर 4 गैसेस थी, मेथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो धीरे धीरे वहां जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुए तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने पर इन गैसेस की आपस में रिएक्शन हुई और इनकी आपस में रिएक्शन होने से बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। इन गैसेस के आपस में रिएक्शन होने से क्या हुआ बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि प्रोटीन्स का, एमिनो एसिड्स का, सुगर्स का, नाइट्रोजन बेसिस का, इनका फॉर्मेशन हुआ। ये बताया ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने। तो बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ और इन बायोमोलिक्यूल से के मिलने से क्या बने? सेलुलर ऑर्गेनेलीज बने। जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। शुरुआत में ये ऑर्गेनेल्स अलग अलग थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो धीरे धीरे ये जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं ये पास पास आए, कोऑर्डिनेट हुए और इनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन बनी, फिर सेल वॉल बनी और फिर सिंगल सेल का ओरिजिन हुआ। सिंगल सेल से धीरे धीरे जो है मल्टीपल सेल्स के एग्रीगेशन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। फिर धीरे धीरे उनमें और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती गई और धीरे धीरे डेवलप एनिमल, प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। तो ये इस थ्योरी के अंदर बताया गया और ये सही है और ऐसा हुआ है और ऐसा समझ में भी आता है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ, कार्बनिक मॉलिक्यूल से हुआ। ये ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने बताया। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का और इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया एसएल मिलर के द्वारा, एसएल मिलर एंड उरे के द्वारा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने इनिशियल अर्थ जैसी कंडीशंस लेबोरेटरी में एक एपरेटस के अंदर क्रिएट करी और फिर उसका जो रिजल्ट देखा तो उसमें उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, जैसे कि इनिशियल अर्थ पर बने होंगे पिगमेंट्स हैं, नाइट्रोजन बेसेस हैं, सुगर्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं। जैसे कि इनिशियल अर्थ पर केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, वैसे ही एसएल मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि यहाँ भी ऐसे ही केमिकल्स का, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है और इन्हीं से फिर नए ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर दें आप। हाँ।